विचारों के युद्ध में किताबें ही हमारा अस्त्र होती हैं। आइए अब अनुपमा का प्रेम का भाग 2 सुनते हैं। भाग 1 में हमने सुना कि अनुपमा 11 वर्ष की उम्र से ही उपन्यास पढ़ती आई है और इसका असर उसके मन पर भी पड़ा है। वह काल्पनिक दुनिया में जीती है। उपन्यास पढ़ते हुए अनुपमा को हमेशा यह प्रतीत होता है कि जैसे यह जीवन एक किताब है और वह उस किताब की नायिका है जिसे अपने नायक की तलाश है। ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि उसे एक प्रेम का पात्र ढूंढ लेना चाहिए और वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम का पात्र बना लेती है जिसे वास्तविक दुनिया में वह नहीं जानती है और स्वयं काल्पनिक दुनिया में जीती हुई विरह वेदना का अनुभव करने लगती है। घर के बगीचों में बाल खुला करके घूमती है। उसकी ये हालत देखकर परिवार के लोगों को चिंता होती है। घर की बहू के सुझाव पर अनुपमा के लिए रिश्ते देखे जाने लगते हैं। अच्छे घर की होने की वजह से इस बात में भी ज़्यादा देर नहीं होती और एक रिश्ता मिल जाता है। अपने रिश्ते की बात सुनकर अनुपमा शादी से इनकार करती है, लेकिन उसकी बात माँ को मजाक लगती है। अब आगे सुनते हैं। गृहिणी के चले जाने पर बड़ी बहू बोली, तुम विवाह नहीं करोगी? अनुपमा पूर्ववत गंभीर मुंह किए बोली, किसी प्रकार भी नहीं। क्यों? चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम ही विवाह नहीं है। मन का मिलन न होने पर विवाह करना एक भूल है। बड़ी बहू चकित होकर अनुपमा के मुंह की ओर देखती हुई बोली, हाथ पकड़ा देना क्या बात होती है जी? पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं ही देख सुनकर पसंद करने के बाद विवाह करेंगी? अवश्य। तब तो तुम्हारे मत के अनुसार मेरा विवाह भी एक तरह की भूल हो गया। विवाह के पहले तो तुम्हारे भाई का नाम तक मैंने नहीं सुना था। सभी क्या तुम्हारी भांति हैं? बहू एक बार फिर हंसकर बोली, तब क्या तुम्हारे मन का कोई आदमी मिल गया है? अनुपमा बड़ी बहू के हास्य विद्रूप से चिढ़कर अपने मुंह को चौगुना गंभीर करती हुई बोली, भाभी मजाक क्यों कर रही हो? यह क्या मजाक का समय है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया तो सुनो। अनुपमा को लगा उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है। अचानक कतलुखा के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और वीरेंद्र सिंह का दृश्य उसके मन में जाग उठा। अनुपमा ने सोचा, वे लोग जैसा कर सकते हैं वैसा क्या वह नहीं कर सकती? सती स्त्री संसार में किसका भय करती है? देखते देखते उसकी आंखें अनैसर्गिक प्रभा से धक धक करके जल उठीं। देखते देखते उसने आंचल को कमर में लपेटकर कमरबंद बांध लिया। यह दृश्य देखकर बहू 3 हाथ पीछे हट गई। क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाए को जकड़कर आंखें ऊपर उठाकर चीत्कार करती हुई कहने लगी, प्रभु, स्वामी, प्राणनाथ, संसार के सामने आज मैं मुक्त कंठ से चीत्कार करती हूँ। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। प्रभु, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। ये खाट के पाए नहीं, ये तुम्हारे दोनों चरण हैं। मैंने धर्म को साक्षी करके तुम्हें पति रूप में वरण किया है। इस समय भी तुम्हारे चरणों को स्पर्श करती हुई कह रही हूँ, इस संसार में तुम्हें छोड़कर अन्य कोई पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। किसमें शक्ति है कि प्राण रहते हमें अलग कर सके? अरे माँ जगत जननी! बड़ी बहू चीत्कार करती हुई दौड़ती बाहर आ पड़ी। अरे देखते हो ननद रानी कैसा ढंग अपना रही हैं। देखते देखते गृहिणी भी दौड़ी आई। बहू रानी का चीत्कार बाहर तक जा पहुंचा था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया? कहते यह स्वामी और उनके पुत्र चंद्रबाबू भी दौड़े आए। कर्ता, गृहिणी, पुत्र, पुत्रवधू और दास दासियों से क्षण भर में घर में भीड़ जमा हो गई। अनुपमा मूर्छित होकर खाट के समीप पड़ी हुई थी। गृहिणी रो उठी, मेरी अनु को क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, हवा करो ना, इत्यादि। इस चीत्कार से आधे पड़ोसी घर में जमा हो गए।
बहुत देर बाद आंखें खोलकर अनुपमा धीरे धीरे बोली, मैं कहाँ हूँ? उसकी माँ उसके पास मुँह लाती हुई स्नेहपूर्वक बोली, कैसी हो बेटी, तुम मेरी गोदी में लेटी हो। अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई धीरे से बोली, ओह, तुम्हारी गोदी में? मैं समझ रही थी कहीं अन्यत्र स्वप्न नाट्य में उनके साथ बही जा रही थी। पीड़ा विगलित अश्रु उसके कपोलों पर बहने लगे। माता उन्हें पहुँचती हुई कातर स्वर में बोली, क्यों रो रही हो बेटी? अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़कर चुप रह गई। बड़ी बहू चंद्रबाबू को एक और बुलाकर बोली, सबको जाने को कह दो, ननद रानी ठीक हो गई हैं। क्रमशः सब लोग चले गए। रात को बहू अनुपमा के पास बैठकर बोली, ननद रानी, किसके साथ विवाह होने पर तुम सुखी होगी? अनुपमा आंखें बंद करके बोली, सुख दुख मुझे कुछ नहीं है, वही मेरे स्वामी हैं। सो तो मैं समझती हूँ, परंतु वे हैं कौन? सुरेश, मेरे सुरेश। सुरेश? ये राखाल मजूमदार के लड़के? हाँ, वही। रात में ही गृहिणी ने यह बात सुनी। दूसरे दिन सवेरे ही मजूमदार के घर जा उपस्थित हुई। अगला तीसरा भाग और अंतिम भाग जल्द ही।